जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीएसएम वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यदि आप बीए में पढ़ रहे हो, यदि आप बीएससी में हो या बीकॉम में हो, यदि आप थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में है और आपका पेपर है, ठीक है, यदि आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, ये पेपर का नाम है। ये पेपर का नाम है, आपके सब्जेक्ट का नाम है एशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एशियंट इंडियन हिस्ट्री। आपके ये सब्जेक्ट का नाम है, ये आपके पेपर का नाम है। ध्यान रखिएगा, जो आपके पास प्रवेश पत्र मिलता है, एडमिट कार्ड, उस पर ये आपके पेपर का नाम लिखा होगा, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। ये 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2024 और 2025 दोनों एग्जाम में जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये आपका लिखित क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 3 घंटा आपको समय दिया गया था लिखने के लिए, 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर थे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी विश्वविद्यालय में 3 घंटा नहीं लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। किसी विश्वविद्यालय में 2 घंटे दिए जाते हैं, किसी में 3 घंटे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप परीक्षा हाल में बैठेंगे, जो भी नोट दिए रहेंगे, जो भी आपके निर्देश दिए रहेंगे, बिना पढ़े आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे। और इस प्रश्न पत्र में, ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, आपके 3 खंड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। सभी को जो निर्देश दिए रहते हैं उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका निर्देश दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ठीक है। 10 प्रश्न पूछे गए हैं और 2-2 नंबर आपको मिलेगा लिखने के लिए, यानी 10 क्वेश्चन आप लिखते हैं 50-50 वर्ड में, तो 20 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके उत्तर भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन 70-80% पूछा जाता है हर साल एग्जाम में, कौन सा 90 से 100% पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा प्रश्न एकदम 100% आता है, जैसे आपका हाई स्कूल में कंफर्म होता है कि आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। कक्षा 12th में आपका कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एकदम श्योर होता है कि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ठीक उसी तरह से आपके ग्रेजुएशन में भी होता है दोस्तों, किस टॉपिक से प्रश्न एकदम 100% आएंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला इसमें जो पूछा गया है दोस्तों, रास तरंगिणी, ठीक है। रास तरंगिणी के बारे में पूछा गया है, हर साल नहीं पूछा जाता है। 70 से 80% इसको मान के चलिए पूछेगा, तो 2-3 बार इसे अवश्य पढ़ लेंगे। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सब आपको मिलेगा, मैं सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन पेपर बता दूँ, उसके बाद आपको इसका आंसर बताऊँगा और पीडीएफ के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलें, अब अगला इसमें है आपका गौडवाहो, ठीक है। गौडवाहो क्या है, इसके बारे में अभी आपको डिस्कस करेंगे। ये हर साल नहीं पूछा जाता, इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा स्किप बिल्कुल भी मत करिए, 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि 2023 में आपका पूछा है तो 2024 में भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। प्रबंध कोश क्या है, इसके बारे में भी देखिए, प्रबंध कोश से एक प्रश्न आपका आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये कम से कम 90% चांस है इस बार भी आने के लिए, 2023 में आया था, ठीक है। तो प्रबंध कोश भी तैयार करना है। चले, ये जो पूछा है यशोवर्मन के शासन की तिथि, ये जो यशोवर्मन है ये आपका 100% श्योर है। यशोवर्मन से आपका एक प्रश्न आएगा, या तो यति लघु में पूछेगा, लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी, तीनों में, कभी कभी तीनों में पूछ देता है, ठीक है। कभी कभी तीनों में से कोई एक में पूछा है, लेकिन ये 100% श्योर है, यशोवर्मन से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। चले, अगला है आपका काकरोटक वंश, ठीक है। तो ये आपका हर साल नहीं आता है, ठीक है। तो 90% मान के चलिए, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। हैनसांग के बारे में ज़्यादा नहीं आता है, 2-3 बार इसे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अभी मैं सबके उत्तर बताऊंगा, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यशोवर्मन कालीन नालंदा अभिलेख, देखिए यशोवर्मन से संबंधित प्रश्न आया ना, तो यशोवर्मन इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, ठीक है। आपको मैं यशोवर्मन के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ा दूंगा, ठीक है।
चले, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बुक उपलब्ध कराऊँ, ठीक है। बुक खरीद करके लाऊंगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चले, क्योंकि इस बार जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, और आपका बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन सभी में दोस्तों आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वध यूनिवर्सिटी है, सभी में आपके जितने भी कॉलेज हैं इंडिया में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इन सभी में आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं जो ऑड सेमेस्टर है, ठीक है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का आपका लिखित एग्जाम होगा, ठीक है। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मैं बुक उपलब्ध कराने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा बुक, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं, ठीक है। अगला है मिहिर भोज। मिहिर भोज से संबंधित प्रश्न आते हैं भैया, 90% इसे भी तैयार करना है, 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना है। अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके पास इतना टैलेंट है कि आप एक बार में लिख सकते हैं। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप आराम से लिख देंगे, ठीक है। पृथ्वीराज तीर्थी, देखिए पृथ्वीराज से संबंधित एक प्रश्न आता है, यह 100% एकदम तैयार करना है इसे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महमूद गजनवी से प्रश्न आता है, 100% इसे भी तैयार करना है, ठीक है। चले, इन सभी के प्रश्नों को अभी मैं आपको बता दूंगा एक्सप्लेन करके, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, यानी खंड ब, ठीक है। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसको क्या है, देखिए यहाँ पर जो नोट दिए हैं इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से जो दिया गया है, गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में लिखना हमें 5 प्रश्नों को, ठीक है। तो 5 प्रश्नों को लिखना है, हमें 7-7 नंबर मिलेंगे, यानी 5 सते 35 नंबर मिलेंगे यदि हम 5 क्वेश्चंस लिखेंगे तो, ठीक है। चले, यहाँ पर दोस्तों आपका देखें, पहला आपका पूछा गया है, ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन था, ठीक है। ये हर साल नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए आपके पास बुक्स नहीं है, बुक्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यूपीएस से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ना ही राजेंद्रा से, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो कुछ न कुछ आपके आ जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके मिलते नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। बुक से ही मैं सजेस्ट करूँगा कि बुक से आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बुक से पढ़िए, ठीक है। चले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लेंगे। तीसरा इसमें पूछा गया है, डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। कन्नौज के यशोवर्मन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। देखिए यशवर्मन जो है, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में 100%, ठीक है, तो इसे पढ़ लेना है, जरूर तैयार करना है इसे। चौथा है इसमें आपका थोरोलाइट ऑफ अग्निकुंड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द राजपूतास, यानी राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं भैया, राजपूतों से संबंधित 100% इसे तैयार करना है, ध्यान रखेंगे। चले, अगला है आपका, अरब आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन द अरब इन्वेशन, ठीक है। तो इस पर ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है, ये जो मोहम्मद गौरी है भैया, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, तो ध्यान रखेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये 100% तैयार करना है इसे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। व्हाट वेयर केसेस ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूतास, राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, ठीक है। डिफीट ऑफ राजपूतास, राजपूतों की पराजय के क्या कारण क्या थे, सैन्य कारण था, प्रजा में मतभेद था, क्या था, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, तो राजपूतों से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 100% ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए एक प्रश्न नहीं, कई कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राजपूत जो है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 100% इसे पढ़ना है, ठीक है। चले, यदि आप राजपूत पर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो चाहे अति लघु आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं, चाहे लघु उत्तरी, चाहे दीर्घ उत्तरी, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है आपका दोस्तों, व्हाट डू यू नो अबाउट त्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो इसे आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि 2023 में पूछा है तो 2024 में पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिस्कस द केसेस ऑफ द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के कारणों की विवेचना कीजिए।
देखिए पृथ्वीराज से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा, 100% इसे तैयार करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए सेक्शन सी यानी खंड स आपका स्टार्ट हो गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा क्या आगे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस टॉपिक से हमें 2 प्रश्नों को करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड, यानी 500 वर्ड्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 500 शब्दों में हमें उत्तर देना है, 2 प्रश्नों को करना है, यानी हम 2 प्रश्न करेंगे तो हमको 10-10 नंबर मिलेगा। 2 प्रश्नों करेंगे तो 10 नंबर यानी 20 नंबर टोटल हमारे हो जाएंगे, ठीक है। चलें, इसमें पूछा क्या है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, मिहिर भोज के वृत्तांत का विवरण दीजिए। गुर्जर प्रतिहार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इसे पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्या है आपका, डिस्क्राइब द इन्वेंशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ऑन द गुजरात। गुजरात पर कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। चले 12वां नंबर प्रश्न इसमें है, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन चाहमान एंड गढ़वाल डायनेस्टीज। चाहमान और गढ़वाल राजवंशों के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। 90% प्रश्न पूछे जाते हैं चाहमान और गढ़वाल से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसे तैयार करना है एकदम विधिवत तरीके से। अगला है, लास्ट है, सेन वंश पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन सेन डायनेस्टी। सेन वंश पर एक टिप्पणी लिखना हमेशा नहीं पूछा जाता है, 90% ध्यान में रख के चलेंगे। 2023 में पूछा है, तो दूसरे वंश के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि जब मैंने आपका सिलेबस डिस्कस कराया था तो उसमें मैंने कई सारे वंश बताए थे, उस सबके बारे में पढ़ना है, ध्यान रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और भी कॉलेज से जो स्टूडेंट हैं उनसे बात हो रही है, वो क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, मैं तब तक आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दूंगा और आपको मॉडल पेपर भी दे दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ, जिन कॉलेज में ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं भैया वो भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जो इतना भी मैंने ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं अति लघु वाले, ठीक है, चलिए इसके मैं उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि इसके उत्तर आपको जल्दी मिलते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके बुक्स में भी नहीं होते हैं, बुक्स में होते हैं लेकिन आपके शॉर्ट फॉर्म में नहीं दिए होते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आपको मैं इन सभी का उत्तर बताता हूँ। चले दोस्तों, देखें इसमें अति लघु में आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, रास तरंगिणी, ठीक है। रास तरंगिणी क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। रास तरंगिणी, अच्छा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आपके कॉलेज से संबंधित भी जो भी न्यूज रहते हैं अपडेट किए जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम में वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो रास तरंगिणी के बारे में जानते हैं क्या है। रास तरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसे 12वीं शताब्दी में कल्हड़ नामक कवि ने लिखा था। रास तरंगिणी को किसने लिखा था, कल्हड़ नामक कवि ने लिखा था। रास तरंगिणी क्या है, संस्कृत महाकाव्य है, ठीक है। अच्छा, कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक संस्कृत महाकाव्य है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कश्मीर के राजाओं के शासनकाल और उनके कार्यों का वर्णन है। यह काव्य 8 तरंगों यानी अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। जो आपका रास तरंगिणी है 8 अध्यायों में विभाजित है। इसमें लगभग 8000 श्लोक है। रास तरंगिणी में 8000 श्लोक हैं, ठीक है। रास तरंगिणी को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें प्राचीन कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा आपका इसमें पूछा गया था, गौडवाहो। तो गौडवाहो 8वीं सदी के प्राकृतिक कवि वाघ के पति की प्रसिद्ध रचना है। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। इसमें यशोवर्मन द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन है, जिसमें यशोवर्मन की राजा गौंड पर जीत मुख्य रूप से वर्णित है। आपका अगला इसमें पूछा गया था दोस्तों, प्रबंध कोश, ठीक है। प्रबंध कोश क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। प्रबंध कोश संस्कृत में रचित प्रबंधों का संग्रह है, यानी पौराणिक जीवनी आख्यानों का संग्रह है। इसका संकलन 1349 ईस्वी में जैन विद्वान राजशेखर सूरि ने किया था। इसमें 24 लोगों के जीवन का वर्णन है, जिसमें 10 क्या हैं, जैन विद्वान हैं, 4 हमारे संस्कृत कवि हैं, 7 राजा हैं और 3 क्या हैं, जैन गृहस्थ हैं।
इसे क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रबंध कोश को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति प्रबंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। इस प्रबंध की विषय वस्तु राजशेखर सूरी को अपने गुरु तिलका सूरी से प्राप्त हुई थी। उन्होंने प्रबंध कोश की रचना दिल्ली में मदन सिंह के संरक्षण में की, जिनके पिता श्री मोहम्मद शाही यानी संभवतः यहाँ पर लिखा गया है मोहम्मद तुगलक द्वारा सम्मानित किए गए थे। ठीक है, इस ग्रंथ के 12 प्रबंधों में से 7 पूर्णतः श्लोक के रूप में है, जबकि शेष प्रबंध बोलचाल की संस्कृत में रचित गद्य हैं। देखिए, आपका अगला इसमें पूछा गया था यशोवर्मन के शासन की तिथि। तो यशोवर्मन प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित राजा थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में कन्नौज पर शासन किया। उनका शासनकाल लगभग 725 ईस्वी से 752, ठीक है, 752 ईस्वी के बीच माना जाता है। वह हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने अपने शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। इसमें अगला पूछा गया था आपका काकरोटक वंश। ठीक है, काकरोटक वंश कश्मीर का एक प्राचीन राजवंश था। काकरोटक वंश का शासन कश्मीर में 7वीं से 9वीं शताब्दी तक रहा। इस वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने की थी और यह लगभग 630 ईस्वी से 855 ईस्वी तक चला। काकरोटक वंश के प्रमुख शासकों में दुर्लभवर्धन, चंद्रपीड़ और मिहिर कुल शामिल थे। इस वंश के शासकों ने कला, सांस्कृतिक और शिक्षा को बढ़ावा दिया और कई मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण भी कराया था। ठीक है, काकरोटक वंश ने। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्या है? हेनसांग। ठीक है, हेनसांग ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसे जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चले हेनसांग के बारे में पढ़ते हैं। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी भिक्षु, विद्वान और यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रचार के लिए भारत की यात्रा की थी। हेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा शुरू की और करीब 17 साल तक भारत में रहे थे। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय और कई अन्य बौद्ध शिक्षण संस्थानों में अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया। अपनी वापसी के बाद उन्होंने इन ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और बौद्ध धर्म के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी यात्रा का विवरण उनकी पुस्तक द ग्रेट टेंट रिगार्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन में मिलता है, जिसमें उन्होंने भारत और अन्य एशियाई देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चलिए अगला इसमें पूछा गया था यशोवर्मन कालीन नालंदा अभिलेख। इसमें आपका एक प्रश्न पूछा जाता है अतिलघु में और दीर्घोत्तरी में। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, हालांकि मेन क्वेश्चन ये है यशोवर्मन कालीन नालंदा अभिलेख। तो आप इतना लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर चरित्र चित्रण कीजिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है। देखें, 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया। यहाँ के बिहारों की पत्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। बिहारों के चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे एवं लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की सुखद छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थीं। भारत के अनेक संघारामों एवं नालंदा का संघाराम अद्वितीय था। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लास बहुत लंबा हो जा रहा है तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, लेकिन इसे मैं ज़रूर पढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जो भारत के बिहार राज्य में स्थित था। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतिलघु में, यानी आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जो भारत के बिहार राज्य में स्थित था।
यह शैक्षिक संस्थान बौद्धिक धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर विभिन्न देशों से विद्वान और छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। ठीक है, विदेशों से भी शिक्षा प्राप्त करने छात्र कहाँ आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, मोदी जी ने फिर से शुरुआत कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा का परिसर विशाल था जिसमें अनेक मठ, मंदिर, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष थे। यहाँ पर गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, साहित्य और बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन होता था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चले इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चले मिहिर भोज, मिहिर भोज के बारे में जानते हैं। मिहिर भोज कौन थे? मिहिर भोज 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। उनका साम्राज्य मुल्तान से बंगाल तक एवं कश्मीर से उत्तर महाराष्ट्र तक विस्तृत था। मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन उनके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। अगला आपका इसमें पूछा गया था पृथ्वीराज तृतीय, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल इनका 1178 से 1192 ईस्वी तक रहा। ठीक है, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान वंश के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। उन्हें वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद लक्ष्य पर शासन किया। ठीक है, उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, उनकी राजधानी कहाँ थी? अजमेरू। प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? अजमेर। ठीक है, वहाँ पर स्थित थी, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, हालांकि मध्ययुगीन लोक किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है, जो उन्हें पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित करते हैं। अगला आपका इसमें पूछा गया था महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरानी भूमि से साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी तुर्क मूल का था और अपने समकालीन सल्जुक तुर्कों की तरफ पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। इसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान है, अफगानिस्तान है और कौन है? संलग्न मध्य एशिया है। सम्मिलित रूप से खोरासान यानी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में शामिल थे ये इलाके। ठीक है, इसके युद्धों में फातिमी खिलाफत यानी शिया और काबुल शाही यानी हिंदू और कश्मीर का नाम प्रमुखता से आता है। अच्छा, इसमें अगला क्या है आपका? भारत में इस्लामी शासन लाने और अपने लूट के कारण भारतीय हिंदू समाज में गजनवी को एक आक्रमण शासक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाएगा ससुरा को। आगे क्या है? उसने भारत में काफ़ी लूटपाट एवं कत्लेआम किए और महिलाओं के साथ काफ़ी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किए, जो भारतीयों द्वारा अक्षम्य है और भारतीय इतिहास में उसे हमेशा बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाएगा। बिल्कुल ससुरा के देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आपके क्वेश्चन रहे। ठीक है, क्वेश्चन के जो आंसर है उसको मैंने बता दिया। जो अति लघु थे उसको, जो लघु उत्तरी हैं उसको भी मैं आपको मॉडल पेपर में बता दूंगा। दीर्घ उत्तरी बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि 500 वर्डों में है। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन पेपर लाकर देने वाला हूं आपके लिए, मैं आपको बुक उपलब्ध कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।